सॉरी, थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो आपकी मशीन क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगी। अब आप उसके हेल्प से इंटरनेट दे रहे हैं, है कि नहीं? मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए, अगर सिंपली हम आप अभी जो बात कर रहे थे कि हम चाहें तो अपने क्लाइंट ओएस के भी कुछ सर्विसेज को यूज करके उसको एज ए सर्वर ट्रीट कर सकते हैं। देखिए किस बेसिस पे? फाइनली सर्विस के बेसिस पे। अगर वो दूसरी मशीन को सर्विस दे रहा है देन ये जो है वो एक सर्वर होगा, अदरवाइज अगर वो सर्विस ले रहा है तो क्लाइंट होगा। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अनदर कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो मशीन सर्वर होनी चाहिए, उस मशीन पे सर्वर ओएस रन करना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं। ठीक है, देन व्हाट इज क्लाइंट? अ कंप्यूटर दैट गेट्स सर्विस फ्रॉम अनदर सर्वर या फ्रॉम अ सर्वर इज नोन एज क्लाइंट फॉर दैट सर्वर। अब मान लो मैंने अपने विंडोज 7 वाली मशीन से ही इंटरनेट को शेयर किया और मेरे नेटवर्क में जो 8-10 लोग थे या 8-10 कंप्यूटर्स थे उन पे इंटरनेट सर्विस मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट ही ओएस एज अ सर्वर भी है और एज अ क्लाइंट भी है, लेकिन किस ग्राउंड पे है? सर्विस देने और लेने के बेसिस पे। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, जो सर्विस देगा सर्वर, जो लेगा वो क्लाइंट, और एट अ टाइम एक ही मशीन जो है वो सर्वर क्लाइंट दोनों भी हो सकती है। कैसे? जैसे आपका कंप्यूटर अगर आपने इंटरनेट को ही शेयर किया तो वैसे केस में आप कहीं से तो इंटरनेट सर्विस ले रहे हैं, उसको ही आप शेयर करके दूसरी मशीनों को दे रहे हैं, तो आप खुद जो है वो भी तो किसी के लिए क्लाइंट है। तो आप क्लाइंट किसके लिए हो गए? आईएसपी के लिए। और आपके इंटरनल जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए आप खुद सर्वर हो, यानी कि एक ही मशीन एक ही टाइम में सर्वर क्लाइंट दोनों हो सकती है ना? अब सर्वर ओएस जो है, स्पेशली जो सर्वर ओएस बनाई जाती है, कहा जाता है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही से ये कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए कि फाइन, ये अगर सर्वर ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मतलब है कि ये जो है वो बहुत सारी सर्विसेज देगा, जो सर्विसेज की फैसिलिटी जो हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। ठीक है, कैसी सर्विसेज देगा ये? तो सर्विसेज की अगर बात करें तो कुछ सर्विसेज मैंने इधर लिखे हैं, जैसे डीएससीपी। अब आप प्रोटोकॉल वाइज पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डीएससीपी, है ना? तो डीएससीपी का काम क्या होता है? यू ऑल हैव आइडिया क्या है DSCP? डायनेमिकली सर आईपी एड्रेस असाइन करना क्लाइंट को। हाँ जी, डायनेमिकली एंड ऑटोमेटिकली, हाँ, क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन कर, सिंपल सा एक डेफिनेशन है। तो ये सर्विस अब हम अपने क्लाइंट ओएस में विंडोज 7 10 में ढूंढते हैं तो उधर नहीं मिलता। देखिए इस सर्विस को अगर हमें रन कराना है तो वो मिलता है हमें हमारे सर्वर ओएस में, जहां पे हम डीएससीपी खुद से कॉन्फ़िगर करते हैं। उस डीएससीपी पे हम जैसी सेटिंग रखते हैं उस सेटिंग के अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल जो मशीनें हैं उनको आईपी एड्रेस मिलती है। फिलहाल के लिए सिर्फ आईपी एड्रेस, जब डीएससीपी को पढ़ेंगे तो ढेर सारी चीजें सामने आएंगी कि वो आईपी भी देता है, सबनेट मास्क भी देता है, डिफॉल्ट गेटवे देता है, डीएनएस सर्वर का एड्रेस देता है, ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर का एड्रेस देता है,
साथ में लीज टाइम देता है कि कितने टाइम के लिए आईपी मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक ही डीएचसीपी सर्वर मल्टीपल नेटवर्क को भी आईपी दे सकता है। इसी के लिए डीएचसीपी रिले एजेंट बना होता है, डीआरए। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास में एक नेटवर्क पे 50 है, दूसरे नेटवर्क पे 100 है, तीसरे में फिर 50 है, तो आप ये 200 मशीन के लिए ये 200 मशीन 3 अलग अलग नेटवर्क में है, तो 3 अलग अलग डीएचसीपी सर्वर, एक ही सर्वर काम करेगा। उसी तरीके से डीएनएस की सर्विस, डीएनएस की सर्विस क्या है? सर डोमेन नेम को आईपी में रिजॉल्व डोमेन नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है, आईपी को डोमेन नेम में रिजॉल्व करता है। ऐसा ही 2 जन का आंसर आता है। तो अब ये डीएनएस की सर्विस हमें अपने क्लाइंट ओएस पे नहीं दिखती है, और डीएनएस सर्वर अपने आप में एक बड़ा सर्वर होता है। डिपेंड करता है उसको, उसके पास में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितना उसको रिजॉल्व करना है। हम आप एक इंटरनेट चलाने के लिए, जैसे मेरे मशीन में इंटरनेट चल रहा है, तो आपको मैंने कई बार गाइड किया था कि भाई आप इसको ट्रेसर्ट कमांड से चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से लिंक्ड है। पहले चलाया भी था आपके डेटा कम्युनिकेशन के पेपर में, याद है? ट्रेसर्ट। हाँ, ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट किसको ट्रेस करना है? गूगल को ही ट्रेस करना है। अब ट्रेस करने के बाद वो मल्टीपल IPv6 एड्रेस पे लेके चल रहा है, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस शो करता है, यहां गया, यहां के बाद यहां गया, यहां के बाद यहां गया। दरअसल में ये बहुत सारे डीएनएस सर्वर्स को क्रॉस कर रहा है, आईएसपीज को क्रॉस कर रहा है, अतः फाइनली आपको किसी पर्टिकुलर डीएनएस गूगल सर्वर से जो है वो लिंक कर रहा है। ठीक, यानी कि डीएनएस का कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है, मल्टीपल डीएनएस का आर्किटेक्चर हो सकता है, सिंगल डीएनएस का आर्किटेक्चर हो सकता है, उनके बीच में वो अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है, तब कहीं जाकर के रिजॉल्व होकर के हमारे सामने में क्वेरी आती है, और हम बड़े मजे से जो है वो इंटरनेट सर्विस रन कराते हैं। गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, जीमेल खोल लो। तो ये चीजें अब इतनी हैंडी हो गई हैं कि लोग बस मोबाइल या लैपटॉप जो भी चीजें यूज करते हो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, बस ओपन करते हैं, इंटरनेट चल रहा है, इट्स ओके, नहीं चल रहा है, गड़बड़ है। देखिए उसके पीछे क्या चल रहा है ये हम आप समझते हैं या धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हम सारे आईटी से जुड़े हुए लोग हैं। हम जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में हमारा मोर और लेस कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। वही क्या है, क्योंकि हर आदमी आईटी के हर सेक्टर में एक्सपर्ट हो जाए ऐसा जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर होता है कि हमारे पास में नॉलेज होता है कि ये काम कैसे होता है, नॉट इन डेप्थ। ठीक इसी तरीके से आपका एक सर्विस है EDDS। ये मैंने कुछ ही सर्विसेज के नाम लिखे हैं जो कि मैं आपको समझा सकूं और आपको लगे कि हाँ ऐसा होता होगा, जिससे आपको वैल्यू पता चले कि सर्वर की वैल्यू है क्या। EDDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, इसका एक प्रैक्टिकल मैंने आपको क्लास में दिखाया था यूट्यूब के थ्रू ही, कि एक डोमेन सर्वर बनाए थे, उस पे यूजर्स डिफाइन हो सकते थे, वो यूजर नेटवर्क के किसी मशीन में लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन उस यूजर को कंट्रोल करने के लिए जो आप बोल रहे थे, अभी आपने लोगों ने भी एक पॉइंट दिया कि यूजर कंट्रोलिंग के लिए, बिल्कुल ये EDDS सर्विस है यूजर को कंट्रोल करने की। मेरी कंपनी में 200 एम्प्लॉय